नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। इसके पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला की शुरुआत की। इसके पहले एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने भारत का नामकरण के बारे में जाना था और भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब पर, इतनी चीज़ें जानी थी। तो एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। आज हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके आसपास क्या चीजें, कौन सा सागर है, कौन सी खाड़ी है, कौन से महासागर हैं, इसके आसपास कौन से देश हैं। तो आप देखिएगा, आपको दिख रहा होगा नक्शे में कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे एक द्वीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही होगी, जिसे जो ऊपर वाले को बोला जाता है अंडमान और नीचे को बोला जाता है निकोबार। ये जो 4 द्वीप हैं ये अंडमान के हैं और नीचे जो छोटी छोटी द्वीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही है ये निकोबार है। ये आप जानते रहिए, ये अंडमान और निकोबार हिमालय का ही दक्षिणवर्ती मोड़ है, जो कि जो समुद्र में डूबा हुआ दिखेगा, द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। और आप पूर्व में देखेंगे, पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ अरब सागर है, पश्चिम इसके अरब सागर है और यहाँ देखेंगे शीर्ष पर तो हिंद महासागर नीचे फैला हुआ है। और इसके उत्तर में विशाल देश चीन है, जो भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। अगर इधर पूर्व में देखेंगे तो एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और पश्चिम में पाकिस्तान है। और यहाँ एक द्वीपीय देश है श्रीलंका, यहाँ एक द्वीपीय देश है श्रीलंका। और इसके जो है यहाँ एक छोटी सी सीमा बनाता है देश है, जो कि पीओके से सीमा बनाता है, मात्र 106 किलोमीटर, जो अफगानिस्तान है। तो ये थे भारत के आसपास समुद्र, खाड़ियां और देश। हम देखते हैं भारत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके जो पहले जो है इसका क्षेत्रफल देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई देखें, मतलब उत्तर से दक्षिण की अगर हम लंबाई देखें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3,214 किलोमीटर है। इसकी जो है यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक जो उत्तरतम बिंदु इंदिरा का, यहाँ से लेकर जो है इसकी कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई अर्थात पश्चिम से पूर्व, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी चौड़ाई देखें, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की तरफ कुल चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये इसकी जो है चौड़ाई है, जो कि पश्चिम से पूर्व की है। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ लंबाई, चौड़ाई और इसके क्षेत्रफल के बारे में। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कि यह कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है इसका क्षेत्र और कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है इसका क्षेत्र। तो पहले हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। नोट कर लीजिएगा आप लोग जो है, दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, आप इंडियन ज्योग्राफी अगर बढ़िया से अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो देखिएगा इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे, ये चीजें एक बार नोट्स से अगर बना लेंगे तो वीडियो देखकर एक बार रिवीजन कर लेंगे, ये पूरी तरह से जो इंडियन ज्योग्राफी आपको कंठस्थ हो जाएगी। तो ये देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, देखते हैं भारत का ग्लोब पर। तो मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच ये ग्लोब है। ये पृथ्वी के बीचों बीच देखिएगा एक रेखा गुजरती है, जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और इस
ये आपकी ग्लोब है जो पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींची जाती है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से मानकर 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ खींची गई हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ खींची गई हैं। तो उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर मतलब जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में जो भी क्षेत्र आता है वो उत्तरी गोलार्ध का होता है और इसके दक्षिण में जो क्षेत्र आता है वो दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र कहलाता है। तो देखिएगा भारत की स्थिति लगभग कर्क रेखा पर है, अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात जो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है। यहाँ पर होने का मतलब ये आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से इस कन्याकुमारी की दूरी कुल 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर है। इसका मतलब जो भारत है इसकी स्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में होने का मतलब ये उत्तरी गोलार्ध का देश है। हमने बताया 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भी क्षेत्र आएगा वो उत्तरी गोलार्ध का देश कहलाएगा, वो चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे कोई भी देश हो। अगर ये उत्तर में आता है तो उत्तरी गोलार्ध का कहलाएगा। इसकी अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो भी देश आएगा वो दक्षिणी गोलार्ध का देश कहलाएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो वो दक्षिणी गोलार्ध का देश है। क्यों? क्योंकि वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये हो गई भारत की स्थिति कि भारत की स्थिति कहाँ है। अगर हम देखते हैं विषुवत रेखा के नजरिए से, ये आपकी अक्षांश रेखा के नजरिए से, अगर विषुवत रेखा के नजरिए से देखें तो यहाँ 0 डिग्री देखिएगा एक रेखा खींची गई है जिसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है? तो एक उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। अब 0 डिग्री है, इधर 0 डिग्री के इस दिशा में पूर्व होता है और इधर देखेंगे तो पश्चिम होता है। आप जानते हैं भूगोल में कि जो ऊपर होता है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है। तो यहाँ से देखें 0 डिग्री से देशांतर से तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। इसका मतलब भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो कह सकते हैं कि भारत अगर अक्षांशी रेखा के नजरिए से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, लेकिन देशांतरीय रेखा के नजरिए से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये स्थिति हो गई भारत की कि भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है। अब देखते हैं इसका अंशांशी और देशांतरी विस्तार। अब अंशांशी और देशांतरी विस्तार की बात करें तो लगभग यहाँ से जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ से 0 डिग्री भूमध्य रेखा गुजरती है और यहाँ से जो कन्याकुमारी, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है, तमिलनाडु में आता है और यहाँ से भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी की दूरी कुल 876 किलोमीटर है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, जो यहाँ आपको भूमध्य रेखा दिखाई दे रही है, यही वो भूमध्य रेखा है जो एशिया के 2 देशों से होकर गुजरती है, एक मालदीव और एक इंडोनेशिया। तो यहाँ से देखेंगे तो भारत उत्तर में आएगा। हमने बताया ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा मानकर 90 अक्षांश रेखाएं पूर्व की तरफ खींची गई है। यहाँ सारी अक्षांश रेखाएं नहीं आ सकती, लेकिन आप ये जानते हैं कि 90 अक्षांश रेखाएं पूर्व की तरफ खींची गई हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण की तरफ खींची गई हैं। 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण, मतलब इस 0 डिग्री से उत्तर में है भारत, तो इसका जो है उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन इसका अक्षांशीय अगर विस्तार देखें, ये मान लीजिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से गुजरते गुजरते जब ये आती है अक्षांश रेखाएं यहाँ कन्याकुमारी तक, तब तक 8 अक्षांश रेखाएं गुजर चुकी होती हैं। कुल 8 अक्षांश रेखाएं गुजर चुकी होती हैं। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार माना जाता है दक्षिण से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी। हमने उत्तरी क्यों कहा? क्योंकि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो लिखिएगा यहाँ से गुजरते गुजरते 8 अक्षांश रेखाएं गुजर चुकी होती हैं इस कन्याकुमारी तक। तो इसलिए जो है जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है दक्षिण में देखिएगा यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से, और यहाँ से गुजरते गुजरते यहाँ तक आने में कुल 37 अक्षांश रेखाएं गुजर चुकी होती हैं। 37
अक्षांश रेखाएं और जो बीच का समय होता है उसे मिनट माना जाता है। तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। उत्तरी क्यों? क्योंकि इधर का जो भी क्षेत्र आएगा वो उत्तरी ही होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये आपका मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार था। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच जो है भारत फैला हुआ है। अगर आपसे हम पूछें कि भारत की, अगर मान लीजिए आपको अगर भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई नहीं पता है, अगर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई नहीं पता है तो आप इस तरह भी पता कर सकते हैं, जैसे एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की कुल दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की कुल दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगर इनका अंतर निकालेंगे 37 और 8 के बीच का अंतर, तो ये अंतर आएगा लगभग 29 का। अगर 29 में आप 111 का गुणा कर लेंगे तो आपको निकल आएगा 3214। 19 आएगा लेकिन वो समथिंग 3214 के करीब जो निकल आएगा, जो कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। आगे देखिए, ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। हाँ, अगर द्वीपों सहित अगर पूछ दे कि द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ देखें भारत के पूर्व में यहाँ एक द्वीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, जो कि ऊपर वाले जो 4 द्वीप हैं ये अंडमान है और नीचे वाले जो 4 द्वीप है निकोबार है। ये ऊपर वाला जो द्वीप है इसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है क्योंकि उत्तर में है, ये बीच में इसे मध्य अंडमान, ये अंतिम लिखिएगा दक्षिण में है तो इसे दक्षिणी अंडमान, ये सबसे छोटा है तो इसको लघु अंडमान या लिटिल अंडमान कहा जाता है। यहाँ देखिएगा एक चैनल है जिसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। ये चैनल क्या है? वही अक्षांशीय विस्तार है। जो 10 डिग्री चैनल है ये वो अक्षांश रेखा है जो गुजरती है लघु अंडमान और इस कार निकोबार द्वीप के बीच से। यहाँ से आएंगे द्वीपों की श्रृंखला चली जाती है यहाँ तक। ये जो आपको एक बड़ा सा द्वीप दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहाँ देखेंगे क्योंकि ये मुख्य भूमि से नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार 1 से थोड़ा नीचे होगा। तो यहाँ से अगर चले तो चलते चलते इस जो है निकोबार, जो सबसे ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, यहाँ जो है अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट के मध्य, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी के मध्य है। अगर द्वीपों सहित अगर पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के मध्य है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की पूछे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के मध्य फैला हुआ है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरी विस्तार देखते हैं। इसका देशांतरी विस्तार क्या है? तो यहाँ ग्रुप पर समझिएगा, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि गुजरती है। यहाँ एक देश है पूर्व में देखिएगा, यहाँ एक देश है जो ब्रिटेन है। ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच। इसी ग्रीनविच को 0 डिग्री मानकर 180 देशांतर रेखाएं पूर्व तरफ खींची गई हैं और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम की तरफ खींची गई हैं। ये 180 और 180 मिलाएंगे तो 360 जो है देशांतर रेखाएं होंगी। ये 360 देशांतर रेखाएं क्यों खींची गई हैं? क्योंकि जो है पृथ्वी 360 डिग्री जो है ये बीच चक्कर लगाती है, इसलिए देखिएगा 180 जो देशांतर रेखाएं पूर्व तरफ खींची गई हैं और 180 पश्चिम तरफ खींची गई है। अगर यहाँ से देखिएगा चले तो 0 डिग्री से आगे बढ़े तो यहाँ से गुजरते आगे बढ़े तो गुजरात के यहाँ तक, ये जो तट है यहाँ तक आने में कुल 68 देशांतर रेखाएं गुजर चुकी होती हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह पूर्व में, ये जो है 0 डिग्री इधर पूर्व दिशा है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से गुजरते आगे बढ़े तो यहाँ से गुजरते जब इस बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक आते हैं तो यहाँ तक जो है 97 देशांतर रेखाएं गुजर चुकी होती हैं। जो बीच का क्षेत्र हमने बताया, जो 2 देशांतरों के बीच का क्षेत्र होता है इसे मिनट में ले लिया जाता है।
तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य फैला हुआ भारत का देशांतरीय विस्तार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का समय लंदन से कितना ज्यादा, कितना अधिक है। तो आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है 1 डिग्री घूमने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। अगर यहां से देखें इस 0 डिग्री से, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। अभी आपको बता रहे हैं आगे, यहां से देखेंगे 0 डिग्री है और यहाँ 82.5 जो भारत की मानक समय रेखा, मतलब इस देशांतर में जो भी समय होगा वो पूरे भारत का समय होगा। तो हम देखते हैं कि इसके समय से भारत का समय कितना आगे है। तो हमने बताया 1 डिग्री देशांतर को गुजरने में पृथ्वी को कुल लगता है 4 मिनट, कुल लगता है 4 मिनट। और भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। अगर हम जो है 82.5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है जो है एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में उसे 4 मिनट का समय लगता है। तो जो अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 और 32, 328 मिनट हो गया। अभी ये बचा आधा डिग्री। 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट, आधा का मतलब 2 मिनट। तो 28 में 2 करेंगे ये निकल जाएगा 330 मिनट। और इसको जब घंटे में बदलेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 5.5 घंटा। ये निकल जाएगा 5.5 घंटे। इसका मतलब जो भारत का समय है इस लंदन से 5.5 घंटा आगे है। मतलब यहाँ पे 1 बजेगा तो भारत में बजेगा 5.5। यहाँ अगर 5.5 बजेगा तो यहाँ बजेगा 1। ये हो गया भारत का जो समय देशांतरी विस्तार और जो है भारत का समय इस 0 डिग्री ग्रीनविच से कितना है आगे। तो कुल जो है 5.5 घंटा आगे। ये हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के मध्य। मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी के बीच। ये भारत का जो है अंशांशीय विस्तार है। भारत का अंशांशीय विस्तार। अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो आपने देखा भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। तो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य। हम ये पूर्वी क्यों लिख रहे हैं, क्यों उत्तरी, क्योंकि जो है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इधर जो भी क्षेत्र आएगा उत्तरी गोलार्ध का होगा, इसलिए हमने यहाँ उत्तरी लिखा। और हमने पूर्वी क्यों लिखा, तो हमने यहाँ बताया कि जो 0 डिग्री देशांतर है इधर जो भी क्षेत्र होगा वो पूर्वी गोलार्ध का होगा देशांतर रेखा के नजरिए से। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा पूर्वी। तो ये याद रखिएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य फैला हुआ है भारत का देशांतरी विस्तार। ये था जो है देशांतरी विस्तार। अब हम पूछे जो है कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं मिली, कुल कितनी देशांतर रेखाएं का जो है देखिएगा यहाँ से गुजरी है। तो अगर इनका अंतर निकालें हम 68 डिग्री 7 मिनट से अगर अंतर निकालें 97 डिग्री 25 मिनट का, तो यहाँ अंतर लगभग देखिएगा 30 मिनट, 30 देशांतर रेखाओं का अंतर आएगा। कि मतलब इतनी देशांतर रेखाएं पूर्व की तरफ आती हैं। मतलब इस 68 देशांतर रेखा और 97 के बीच के अंतर निकालें तो यहाँ से कुल जो 20 से 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं भारत के क्षेत्र से। आप जानते हैं कि एक देशांतर 1 डिग्री मतलब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है।
तो अगर 30 देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं तो मतलब 30 × 4 बराबर 120 अर्थात 2 घंटा। मतलब अगर देखें, अगर पृथ्वी, अगर बोलो भाई, जैसे देखते हैं, जैसे ये भारत है, ये भारत है, यहाँ इसका अरुणाचल प्रदेश दिखेगा सबसे पूर्वी छोर है यहाँ। आप जानते हैं पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस तरह घूमती है पृथ्वी। अगर पृथ्वी घूमती इस तरह तो जो अगर पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश है पहले ये सीधा यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो जो हिस्सा यहाँ सबसे पहले पहुंचेगा उसको सबसे पहले प्रकाश मिलेगा, अर्थात वहां पे सबसे पहले सूर्योदय होगा। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका हिस्सा था अरुणाचल प्रदेश का ये पूर्वी छोर, मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और सबसे बाद में कौन आता है, ये गुजरात का अंतिम छोर, यहाँ मतलब सूर्योदय बाद में होगा। तो आप जानते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का होता है समय का अंतर। तो जो भारत से पूर्व गुजरती है 30 देशांतर रेखाएं, तो 1 डिग्री में 4, तो 30 × 4 किए तो हो गया 120 मिनट, अर्थात अगर घंटे बदले तो 2 घंटे का। मतलब यहाँ सूर्योदय अगर 5 बजे होगा तो यहाँ गुजरात के जो अंतिम छोर पे देखिएगा 7 बजे सूर्योदय होगा। मतलब यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ का समय अगर मानक समय रेखा बना दिया जाए कि 97 डिग्री 25 मिनट पे जो समय होगा वो पूरे भारत का समय होगा, तो अगर मान लीजिए यहाँ 5 बजे अगर सूर्योदय हो गया होगा तो यहाँ जो व्यक्ति होगा वहां इसके जो 3 बज रहा होगा, मतलब अभी 2 घंटे रात बची होगी। तो सरकारी काम कार्यों में देखिएगा परेशानी होने लगी। तो इसको देखते हुए एक उपाय निकाला गया कि क्यों न जो है इनके बीच का जो समय मान लिया जाए। अगर बीच का मान लिया जाता है तो न इनको परेशानी होगी, इधर क्षेत्र में जो रहते हैं उनको न परेशानी होगी, न इधर वाले क्षेत्र में परेशानी होगी। अगर जो बीच का समय निकाला जाए, बीच के देशांतर को अगर भारतीय मानक समय रेखा बना दिया जाए, तो बीच का जब समय निकाला गया तो देखा गया कि इस 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच की जो समय निकल रहा था वो 82.5 डिग्री निकल रहा था। कि अगर इसको मान लिया जाता है अगर मानक समय रेखा, मतलब यहाँ जो समय होगा अगर वो पूरे भारत का समय मान लिया जाता है तो ना इनको परेशानी होगी ना इनको परेशानी होगी। पता चला यहाँ पे जो हमने इसको मान लिया जाए, यहाँ पे 5 बज रहा है, अब यहाँ सुबह हो गई मान लो, और यहाँ जो है अभी बज रहा है 3, 2 घंटे, मतलब यहाँ 2 घंटे बाद सूर्य उदय होगा। इससे जो है समस्या होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत का जो मानक समय रेखा माना गया 82.5 डिग्री को माना गया, जो कि भारत का मानक समय रेखा है, जो कि यहाँ इलाहाबाद में एक नैनी स्थान है, वो नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। और इसे पूछा जाता है कि अब भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखें भारतीय मानक समय रेखा देखें तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले यह गुजरती है यूपी से, यूपी होते हुए इलाहाबाद के नैनी से होते हुए ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर जो है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मतलब भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। ये था जो भारतीय मानक समय रेखा के बारे में। यहाँ नोट करें दोस्तों, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो है आती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आती है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आती है आंध्र प्रदेश। ये तो हो गई जो है भारत की मानक समय रेखा और भारत का अंशांशी विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार। और क्यों माना गया भारत जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को क्यों माना गया कि इनके जो है कि जो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ही होगा। इसको इसलिए माना गया क्योंकि यह 97 डिग्री
25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी के बीच का देशांतरी विस्तार था, इसलिए इसको माना गया भारत का मानक समय। तो यह कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं, ये मानक समय रेखा हो गया, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं कर्क रेखा। आप जानते हैं कर्क रेखा भारत की बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ हम देखें तो भारत जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहां से लगभग देखिएगा कर्क रेखा गुजरती है, यहां से होते हुए गुजरात, थोड़ा सा यहां देखिएगा एक जिला राजस्थान का डूंगरपुर, यहां से होते हुए राजस्थान से मध्य प्रदेश जाती है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ देखिएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जाती है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए चली जाती है। यह देखिएगा भारत के कुल 8 राज्यों से ऊपर गुजरी। कौन कौन से राज्य हैं? तो पहले ये गुजरी गुजरात से, ये क्रम हो गया ये राज्यों का। गुजरात के बाद ये पहुंची राजस्थान, राजस्थान के बाद पहुंची एमपी, एमपी के बाद पहुंची छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पहुंची झारखंड, झारखंड के बाद पहुंची पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पहुंची वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद पहुंची ये जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पहुंची मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात जो यहां दिखाई दे रहा है, गुजरात के बाद ये जाती है राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जाती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम होते हुए चली जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8। यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, सबसे ज्यादा कम लंबाई किस राज्य में है, और कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है, इसके करीब सबसे शहर कौन है। यहां से देखिएगा क्वेश्चन पूछा था कि जो मणिपुर है ये कर्क रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ मिजोरम है। मतलब जो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर राज्य है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है। तो कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है, किस राज्य में है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है, आपको दिख रहा होगा। तो ये आपको मध्य प्रदेश में दिखेगी, इसकी सबसे ज्यादा लंबाई, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, और सबसे कम लंबाई जो दिखाई दे रही है राजस्थान में। तो मतलब सबसे ज्यादा जो लंबाई है ये आपकी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई, सबसे कम लंबाई इसकी है, सबसे कम लंबाई यहाँ राजस्थान में, सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में। और पूछा जाता है इसके करीब राजधानियां और शहर, इसके करीब कौन कौन से शहर हैं और कौन कौन सी राजधानियां हैं। तो पूछा जाता है इसके सबसे करीब राजधानी और शहर कौन है। तो यहाँ देखिएगा जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर जो राजधानी है ये भी जो कर्क रेखा के समीप है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ये भी कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। और झारखंड की राजधानी रांची, पूछा जाता है कि वह कौन से राज्य की राजधानी है जो बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है। ये झारखंड की राजधानी
रांची है जो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। जो झारखंड की राजधानी है ये कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर स्थित है। और यहाँ जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है ये भी जो कर्क रेखा के समीप है। एक राज्य और मिलेगा उज्जैन, राजनीतिक शहर है उज्जैन। उज्जैन भी बिल्कुल कर्क रेखा के समीप स्थित है। उज्जैन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ एक मध्य प्रदेश का शहर है। और आप जानते हैं भारत में 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। 4 जगहों की अगर बात करें तो सबसे पहले लगता है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, दूसरा लगता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में, और तीसरा लगता है इलाहाबाद में प्रयागराज जो कि गंगा और यमुना की संगम पर लगता है। और जो चौथा लगता है ये लगता है आपका चौथा जो लगता है जो पहला जो लगता है मेला ये आपका उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी जानते हैं चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ शहर उज्जैन में लगता है। और एक मेला लगता है यहाँ उत्तराखंड में जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है। और तीसरा लगता है आपका गोदावरी में नासिक, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। और चौथा लगता है प्रयागराज में जो गंगा और यमुना के संगम पर लगता है। ये 4 राज्य हो गए, 4 शहर हो गए जहां पर कुंभ का मेला लगता है। और कर्क रेखा देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा की जो कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये भी पूछा जाता है कि वह भारत का कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा चली जाती है, तो वो राज्य है मिजोरम। और सबसे पहले इंटर कहां करते हैं, तो गुजरात। और पूछा जाता है कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो ये राजस्थान में। और कर्क रेखा के समीप शहर कौन है, यहाँ गुजरात का गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल और झारखंड की राजधानी जो कि बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों ये जानकारी हो गई भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत का उत्तर से दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार, पूर्व से पश्चिम से पूर्व का देशांतरी विस्तार, भारत का मानक समय रेखा क्यों 82.5 डिग्री को माना गया, और भारत का द्वीपों सहित जो है अक्षांशीय विस्तार। इतनी जानकारी हो गई भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार और इसके क्षेत्रफल और इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई, ये जानकारी हो गई। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत का स्थलीय एवं जलीय सीमाओं के बारे में। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।